अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। ये एक अहम किरदार अदा करता है पाकिस्तान की आइनी तारीख में। तो इस टॉपिक के अंदर आज हम इसके सेलिएंट फीचर्स भी डिस्कस करेंगे और इसकी शॉर्ट कमिंग्स भी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट कमिंग्स मतलब जो इसके अंदर डिफेक्ट्स थे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो एक मिला जुला सा रिएक्शन है जो उस वक़्त की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी, क्योंकि जो तीसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस थी वो नाकाम हो गई थी और उस वक़्त की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो बहुत ज़्यादा इसकी नाकामी की वजह से डिसअपॉइंट और डिससेटिस्फाई थी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस दौर में जो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल कर रही थी, उसने एक जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बनाई और उसको टॉस दिया कि वो भारत के लिए, इंडिया के लिए, उस वक़्त का जो इंडिया था, जॉइंट इंडिया, उसके लिए कोई नया कानून बनाए, कोई नया एक्ट बनाए। तो बिल जो है वो डिस्कस किया गया। इसके अकॉर्डिंग हाउस ऑफ कॉमन में 43 डेज़ तक और हाउस ऑफ लॉर्ड में 13 डेज़ तक, और बिल आखिर किंग ने उसके ऊपर साइन किया और उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तौर पे जाना जाता है और इसको साइन जुलाई 1935 में किया गया और ये लागू 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। नेक्स्ट हेडिंग है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो मार्च 1933 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपना एक डॉक्यूमेंट जारी किया जिसका नाम था वाइट पेपर, और उसके अंदर उन्होंने दो चीज़ें बयान की। पहली कि हम भारत के लिए, हम इंडिया के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आ रहे हैं, और दूसरा ये कि जो सूबे हैं उनके अंदर हम एक आज़ाद जिम्मेदार हुकूमत कायम करेंगे। अप्रैल 1933 में जो जॉइंट सेलेक्ट कमेटी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की, उसने एग्जामिन किया वाइट पेपर को और उसने रिपोर्ट सबमिट की दिसंबर 1934 में। और जब तक ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इनेक्ट नहीं हो गया, बन नहीं गया, किंग की तरफ से साइन नहीं हो गया, तब तक जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ने अपनी जो कंसल्टेशन है उसको जारी रखा। नेक्स्ट हेडिंग है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया एक्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है पाकिस्तान की वो शुरू ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से होती है। जो इंडिपेंडेंस एक्ट है उसके सेक्शन 8 के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे कुछ तब्दीलियां करके इसके अंदर तो इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे इख्तियार किया गया और आगे चल के ये एक ज़रिया बना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। इसके मकासद क्या थे? इसके बेसिकली 3 मकासद थे कि फेडरेशन को कायम किया जाए, सूबों को आज़ाद किया जाए, खुद मुख्तार किया जाए, जो बर्मा है उसको इंडिया से अलग किया जाए। नेक्स्ट हेडिंग है सेलिएंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे पहला इसमें आ जाएगा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसने सूबों को खुद मुख्तार किया। तमाम जो मिनिस्टर्स थे वो जिम्मेदार थे उसके अंदर लेजिस्लेचर के। दूसरा है रिटन एक्ट। ये एक रिटन फॉर्म में बनाया गया था कानून, जिसके 14 पार्ट थे और 10 शेड्यूल थे टोटल। तीसरे नंबर पे आ जाएगा ऑल इंडिया फेडरेशन के। तमाम जो सूबे हैं वो मिल के एक फेडरेशन बनाएंगे इंडिया के अंदर, और इसके फेडरेशन के अंदर 11 गवर्नर होंगे मुख्तलिफ सूबों से और 5 चीफ कमिश्नर होंगे 5 सूबों से। नेक्स्ट है मेथड ऑफ एक्सेशन के। इस एक्ट के तहत जो रियासतें हैं उनको ये कहा गया कि वो आएँ और अपनी मर्जी से फेडरेशन को ज्वाइन करें। अब अगर वो एक दफ़ा अपनी मर्जी दे देते हैं फेडरेशन को ज्वाइन करने में तो वो इस फेडरेशन का हिस्सा बन जाएंगे। नेक्स्ट है अबॉलिशमेंट ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसने सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसको ख़त्म किया। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके भी इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए। वो कोई मुदाखलत नहीं कर सकता था एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के अंदर रियासत के। नेक्स्ट है पोजीशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर के। जो गवर्नर हैं उनके इख्तियारात और वो क्या अमूर सर अंजाम देंगे। गवर्नर को ये इख्तियारात दिए गए थे। गवर्नर इस चीज़ का जिम्मेदार था कि वो पीस और ऑर्डर को कायम करेगा, अमनो अमान कायम रखेगा। गवर्नर को ये भी हक दिया गया कि वो मिनिस्टर्स को एडवाइस देगा। फिर उसके बाद जो वीटो करने का इख्तियार है लेजिस्लेशन के अंदर वो भी गवर्नर को दिया गया, और उसके अलावा गवर्नर को ये हक भी दिया गया कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है 6 महीने के लिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कोई आता है तो ऐसी सूरत में गवर्नर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो लेजिस्लेटिव असम्बली को डिसॉल्व कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा।
नेक्स्ट है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर से मुराद होते हैं कि किसी भी मुल्क के अंदर दो लेजिस्लेटिव चैम्बर्स बनाए जाएंगे, तो जो इनके दरमियान का ताल्लुक होता है दोनों चैम्बर्स के, वो भी मुख्तलिफ होता है, हर सिचुएशन के हिसाब से वरी करता है। कुछ हालातों में इनको बराबर के इख्तियारात दिए जाते हैं, लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं जिसमें एक चैम्बर के पास ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, दूसरे के पास कम होते हैं। और ये जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है ये एक कॉमन प्लेस है जहाँ पे फेडरल सिस्टम बैठ के काम करता है। नेक्स्ट है प्रोविंसेस एज सेपरेट लीगल एंटिटी, के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसने सूबों को एक अलग कानूनी तौर पे हैसियत मुहैया की। नेक्स्ट है रिजिडिटी, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये रिजिड भी था, इसको सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट अमेंड कर सकती थी और उसने भारत को, उसने इंडिया को ये इख्तियारात नहीं दिए थे कि वो इसको अमेंड कर सके। नेक्स्ट हेडिंग है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का असूल भी इख्तियार किया गया और 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट बनाई गई, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट और कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशंस, के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कुछ नए इदारे भी बनाए गए जैसे फेडरल कोर्ट, फेडरल रेलवे अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर उसके बाद है क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, सिंध और उड़ीसा, ये 2 नए सूबे बनाए गए। लेंथी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये एक लेंथी एक्ट है, इस एक्ट को पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट की जानिब से और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की जानिब से पास होने वाला तकरीबन सबसे लंबा बिल था, सबसे ज़्यादा लेंथी था ये। और इसके लेंथी होने की वजह ये थी कि जो पार्लियामेंट थी ब्रिटिश की उसको ज़रा भी एतमाद नहीं था इंडिया के पॉलिटिशियंस के ऊपर और जो जनरल पब्लिक है उनके ऊपर। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, 3 लिस्ट जारी की गई सब्जेक्ट के हवाले से, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है चेक ऑन लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया जांच पड़ताल करने का निज़ाम प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेचर के ऊपर। फिर उसके बाद है एक्सटेंशन ऑफ कम्यूनल इलेक्टोरेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने जो कम्यूनल इलेक्टोरेट्स थे उनको भी एक्सटेंड किया। नेक्स्ट हेडिंग है डिफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसके जो शॉर्ट कमिंग्स थे, जो इसके अंदर खामियां हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली है अनडेमोक्रेटिक। ये एक्ट एक अनडेमोक्रेटिक एक्ट है क्योंकि इसके अंदर कोई जो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है उसको नहीं रखा गया। नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। गवर्नर्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई, मतलब वो अपने मन चाहे काम कर सकते थे, जिसकी वजह से वो एग्जीक्यूटिव और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर भी बहुत ज़्यादा मुदाखलत करते थे। नेक्स्ट है नो प्रीएम्बल, के इस एक्ट के अंदर कोई प्रीएम्बल भी मौजूद नहीं था। फिर है इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ फेडरल असम्बली। फेडरल असम्बली के लिए जो इलेक्शन का तरीक़ाकार था वो इनडायरेक्ट रखा गया था इस एक्ट के अंदर, जो कि एक खामी समझी जाती है इस एक्ट की। फिर है नो कंट्रोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ओवर आर्मी। जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसके पास भी कोई एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं था अपनी आर्मी के ऊपर। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड पावर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को इख्तियारात दिए थे वो भी काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थीं। नेक्स्ट है नो कंट्रोल ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर ओवर एग्जेक्टिव एंड गवर्नर्स, के जो फेडरल लेजिस्लेचर थी उसके भी कोई इख्तियारात नहीं थे एग्जेक्टिव के ऊपर भी और गवर्नर के ऊपर भी। नेक्स्ट है नो इन्फोर्समेंट ऑफ फेडरल पार्ट ऑफ एक्ट, के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था 1935 के अंदर, उसके कुछ हिस्से प्रोविंसेस से ताल्लुक़ रखते थे और उन्हें लागू किया गया था, वो फोर्स में आए थे 1937 में। और इस एक्ट के अंदर ये डिफेक्ट्स मौजूद थे कि कोई भी फेडरल पार्ट के हवाले से इसके अंदर इन्फोर्समेंट नहीं करवाई गई थी, कोई अटेम्प्ट नहीं थी फेडरल हिस्से को इन्फोर्स करवाने की। नेक्स्ट है प्रिविलेज्ड पोजीशन ऑफ इंडियन स्टेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने जो इंडियन स्टेट्स थी उनको प्रिविलेज पोजीशन दी थी। इन इंडियन स्टेट्स को काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर भी और फेडरल असम्बली के अंदर भी रिप्रेजेंटेशन मुहैया की गई थी, ये वहाँ पे ख़ुद को रिप्रेजेंट कर सकते थे। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड स्टैचूट, के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये काफ़ी पेचीदा है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये आइनी तारीख के अंदर कायम होने वाला तकरीबन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट आज तक जाना जाता है। नेक्स्ट है नो बिल ऑफ राइट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर कोई बिल ऑफ राइट भी मौजूद नहीं था। लास्ट पे हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी।
तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।